हेलो 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 माय डियर पिजन्स एंड पिजनियास, कैसे हो सबके सब। स्वागत 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 सभी का स्वागत है उड़ान बैच के अंदर। आज लेकर के आए हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। तो भैया आज का लेक्चर कुछ ऐसा होने वाला है कि जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना अब तक भी, तो भी मैं उनको रिवीजन दूंगा। पहले वो मेरा स्टाइल है, आप जानते हो। मैं उनको पहले रिवीजन दूंगा 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे पीछे से लिंक्ड है, सारे पीछे से जुड़े हुए हैं। आपको चार्ज आना चाहिए तभी आपको करंट आएगा, आपको करंट आना चाहिए तभी आपको वोल्टेज आएगी। आज के हमारे लेक्चर में टाइटल आपने देख ही लिया होगा, वोल्टेज का लेक्चर है हमारा, ठीक है। तो वोल्टेज तभी समझ में आएगी जब करंट समझ में आता है, और करंट तब समझ में आता है जब चार्ज समझ में आता है। तो कहानी चार्ज से शुरू हुई थी, ठीक है। तो कितने बच्चों ने जल्दी से बता दीजिए, कितने बच्चों ने इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्टिंग से पढ़ा था? जल्दी से एक बार लिख दो, फटाफट से लिख दो। आरडीएक्स ओपी लिख दो या फायर इमोजी लगा दो, आग वाग लगा के मुझे बता दो कि आप लोग लेक्चर 1 से मेरे साथ हो, आप इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 1 से मेरे साथ हो। ऐसा नहीं है कि भाई कोई डायरेक्टली 2 में आ गया या डायरेक्टली 3 में आ गया, ऐसा तो कोई ना हो। अगर हो भी के डायरेक्टली आ गए हो तो भी मैं ट्राई करूंगा कि 1 और 2 लेक्चर का रिवीजन मैं करवा दूं, उसके बाद ही हम लोग लेक्चर 3 पर चले, ठीक है। चलिए, आरडीएक्स ओपी चल रहा है, फायर इमोजी चल रहा है। क्या बात है बेटे, मेरे घुटनों में कोई दर्द नहीं है। आपसे ये किसने कहा कि मेरे घुटनों में दर्द है? ये ऐसी मन घड़ंत बातें, ये बनाई बातें जो होती है, कौन आपके आगे बोल रहा है? हां, कौन है ये व्यक्ति? अच्छा, सिद्धार्थ सर है, श्री 1008। ओ हो, जो मतलब खुद ही के आगे श्री 1008 लगा दे रहे हैं। जिनके आगे कोई खुद में तो मिस्टर भी नहीं लगा रहा है, जिनके आगे कोई खुद में मिस्टर नहीं लगा रहा है, वो अपने आगे खुद ही श्री 1008 लगा दे रहे हैं। उनकी बात पर तुम यकीन कर रहे हो? भाई, जिनके खुद के शरीर में घी की कमी दिखती हो, भाई मेरे तो शरीर में नहीं दिखती होगी आपको घी की कमी, जिसके खुद के शरीर में घी की कमी हो, वो मेरे जोड़ों की, मेरे गोड्डे की कटोरियों के तेल की बात करेगा क्या? क्या यार, ऐसा सुनो, जहां भी और जब भी तुम्हें ये आदमी दिखे जिसका नाम है श्री 1008 सिद्धार्थ जी महाराज जी, है ना, तो उसको कह देना, सर घी पी के आओ है ना, थोड़ा घी पिया करो, ऐसे कह देना, ठीक है ना। और ये मत बताना कि किसने बोला, ठीक है। ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है, ठीक है ना। बस जैसे ही तुम उन्हें देखो, जैसे ही जहां भी वो तुमको दिख जाए, वहां लिखना शुरू कर देना, सिद्धार्थ सर घी पी के आओ। बेशक से आज उनके डीएम में ही डाल देना, है ना। आपने उनको भी इंस्टा पे तो फॉलो किया ही होगा, तो उनके इंस्टा पर आज डाल देना, या चुपचाप से लिख देना, एकदम सैटरडे नाइट उनकी आज घीदार हो जाए एकदम, ठीक है ना। लिख देना उनको आज, ठीक है। क्या लिखोगे उनको लिख देना कि सर थोड़ा घी पिया करो, ठीक है ना। और मेरे स्टाइल में तो मैं उनको कहता रहता हूं, अरे घी पी ले लाडले नहीं तो गोड्डे जाम हो जाएंगे चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार टेंशन ना लो भाई, मेरे घुटने एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है, ठीक है। और घुटने इतने स्वस्थ हैं कि आज भी घुटनों के नीचे लेके आ सकते हैं हम जिसे भी मेरे घुटनों की चिंता हो ना, उसे कह देना है बात जाकर के ठीक है। आरडीएक्स ओपी ऐसे ही नाम नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, लेक्चर नंबर 3 पर आज हम मोहर लगा ही दें, और लेक्चर नंबर 3 फिजिक्स में आज आरडीएक्स सर आए हैं, तो क्या लेके आए हैं देखते हैं। सबसे पहले तो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लेकर के आए हैं। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम है, कृपया करके टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपडेट्स इसके अंदर डालता रहता हूं मैं आप बच्चों के लिए। 10th के लिए सबसे ज्यादा कंटेंट डाला मैंने इसमें,
टेंथ के लिए, क्योंकि टेंथ के चैप्टर भी ज्यादा हो गए हैं, तो मैंने टेंथ के लिए खूब कंटेंट इसमें डाला है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे, ठीक है। खैर खैर आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी कंपिटेंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट बैंक साइंस का, जो कि ओजी ट्रायो ने लिखा है आपके, जो ओजी ट्रायो जिसकी डिमांड आप लोग कमेंट में भर भर के कर रहे थे जब ये बैच लॉन्च हो रहा था, ठीक है। तो सुनील सर, समृद्धि मैम और मेरे द्वारा लिखा गया ये क्वेश्चन बैंक लगातार तीसरे साल आ रहा है और तीसरे साल ब्लॉकबस्टर बना हुआ है। और हां भाई, गिव अवे हो चुका है, ये मैं आपको बता दूं। गिव अवे की बात नहीं करना, गिव अवे ऑलरेडी अनाउंस्ड, ठीक है। गिव अवे की बात अब मेरे आगे नहीं करने का है ना, गिव अवे को अभी थ्रो अवे कर दिया हमने, ठीक है। गिव अवे हो चुका है सिद्धार्थ सर की क्लास में, ठीक है। श्री श्री 1008 सिद्धार्थ सर की क्लास में गिव अवे हो चुका है। नाम वहां डिस्प्ले हो गए थे 50 बच्चों के, धीरे धीरे सब तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। काफियों तक पहुंच भी चुका होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक 25 वाला लॉट जो था वो पहले ही जा चुका था। हम टोटल 50 नामों की वेट कर रहे थे, पहले 25 जा चुके हैं ऑलरेडी बुक्स, ठीक है। तो हम पूरे उसकी बात कर रहे थे कि बाकी के 25 भी आ जाए, एक बार 50 पूरे हो जाए फिर हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो दूसरे का भी लॉट जा चुका होगा, आप ही लोगों को मिल चुका होगा, ठीक है। तो आज आरडीएक्स भैया आए हैं, तो क्या लेके आए हैं, कुछ तो लेके आए ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल के बारे में, और हम लोग बात करेंगे वोल्टेज के बारे में, ठीक है। आप में से किस किस ने ये वर्ड पहले से सुना हुआ है, वोल्टेज? किस किस ने ये वर्ड पहले से सुना हुआ है, वोल्टेज? अच्छा, बच्चे चाह रहे हैं कि सर आज रोस्टिंग मूड में हो तो एक काम करो, अंजना को भी रोस्ट कर ही दो। यार ये बात बताओ, क्या क्या बोलना नहीं चाहता मैं सच में या यहां पे शब्द है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना। लेकिन पता क्यों कारण है इसके पीछे रीजन ये है कि जो अपने जीवन में खुद ही 2 कौड़ी का जर्नलिज्म कर रहे हो, ठीक है, वो क्या जज करेंगे कि एक टीचर कितनी मेहनत से लेक्चर बना करके लाता है, डिलीवर करता है, आखिरी दम तक बच्चों के साथ रहता है, चाहे वो बच्चे ऑफलाइन होते हैं, अपने अपने घरों में होते हैं, है ना, और टीचर ऑनलाइन होता है, एक स्क्रीन के उस पार होता है, ठीक है। तो भी उस टीचर की कोई मेहनत कम नहीं होती किसी भी ऑफलाइन टीचर से। डेफिनेटली ऑफलाइन टीचर आपके साथ आपका हाथ पकड़ करके रहता है, आपकी कॉपी चेक करता है, आपकी कॉपी में झांकता है, देखता है, आपका होमवर्क चेक करता है, गलत करता है, सही करता है। ये हम नहीं कर पाते, ये हमारी क्या बोले, मतलब इस फॉर्मेट की ही ये कमियां हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप हमें 2 कौड़ी का कह करके जज करोगे यार, ठीक है। खैर, बोलने वाले बोलते रहते हैं, बोलना उनका काम है, जला जला के राख कर देंगे, आरडीएक्स नाम है, ठीक है। तो टेंशन मत लो यार तुम, ठीक है। खैर, हम लोग तो वोल्टेज पर लौट के वापस आते हैं भाई, क्योंकि आज वैसे भी हाई वोल्टेज बातें होने वाली है क्लास के अंदर, ठीक है। मैं बता रहा हूं, हाई वोल्टेज बातें होने वाली है आज क्लास के अंदर। हाँ, तो वोल्टेज का नाम आप सभी ने सुना होगा, है ना, और शायद ऐसा भी सुना हुआ हो, है ना, कि वोल्टेज जो है वो कम हो गई है। सुना ये बात, है ना, कि वोल्टेज जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आपने देखा जब वोल्टेज पीछे से कम हो जाती है, या आपने महसूस करा होगा जब वोल्टेज पीछे से कम हो जाती है, तो ऐसा फील होता है कि जो ट्यूबलाइट है ना वो पहले से कम जल रही है, उसकी इंटेंसिटी पहले से कम हो गई है ना, ऐसा होता है। और जो बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं वो तो बंद ही हो जाते हैं अगर वोल्टेज पीछे से फ्लक्चुएट करने लग जाए तो। सुना है आपने, सुनी होगी ये वाली बात, है ना। अगर वोल्टेज कम है ना, तो सीधी सी बात है कि भाई बहुत सारे अप्लायंसेस जो है ना वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं करते। अप्लायंसेस पूरे पोटेंशियल पर यानी फुल एफिशिएंसी पर काम नहीं करते। क्या ये बात सही है? क्या ये बात आपने महसूस करी है कभी? क्या ये बात आपने महसूस करी है कभी? है ना, ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है ऐसा, ठीक है। अब ये समझते हैं कि यार ये वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज। तो इस बात को जरा ध्यान से समझना। असल में वोल्टेज ना एक टाइप की एनर्जी ही कह सकते हो आप। मैं एनर्जी नहीं बोल रहा हूं, मैं एक टाइप से एनर्जी बोल रहा हूं। मतलब समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए आप वोल्टेज को एनर्जी से इक्वेट कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप जब अभी वोल्टेज का फॉर्मूला देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि वोल्टेज के फॉर्मूले में वर्क डन आया हुआ है। आप में से 9th क्लास में कौन कौन वर्क डन पढ़ के आया हुआ है जरा बताओ। आप में से कौन कौन 9th क्लास में वर्क डन पढ़ के आया हुआ है जरा एक बार बताओ। वर्क एनर्जी पावर करके एक चैप्टर था, या वर्क एंड एनर्जी नाम का एक चैप्टर था, है ना, था ना। उसमें आपने वर्क के बारे में पढ़ा हुआ है। और वर्क और एनर्जी आपस में बहुत रिलेटेड हैं। पता है कि नहीं पता है बात?
वर्क और एनर्जी आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। एक बच्चा बोल रहा सर आप ही से पढ़ा था। अच्छा, मेरा कोई यूट्यूब पे लेक्चर देखा होगा भाई आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर नीव बैच नहीं लिया था तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चों ने मुझसे यूट्यूब पर पढ़ा था। यस यस यस, ठीक है, डन है। तो वर्क डन का मतलब होता है, वर्क डन का लेना देना एनर्जी से है, सीधा सीधा। वर्क डन का लेना देना किसके साथ है बेटा? एनर्जी के साथ लेना देना है। तो अल्टीमेटली जब आप वोल्टेज पढ़ते हो, अब देखना मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं सारी चीजें, अब देखना मैं कैसे रिलेट करके पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजें। आप जब वोल्टेज पढ़ रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो? आप वर्कडन की बात कर रहे हो, आप और कुछ नहीं, आप वर्कडन की बात कर रहे हो, हां या ना? आप किसकी बात कर रहे हो? आप वर्कडन की बात कर रहे हो। वर्कडन की बात करने का मतलब कहीं ना कहीं उसका एनर्जी से रिलेशन है, उसका कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेशन है। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले बताओ मुझे, इतनी बात समझ में आई? कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से, क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आप वोल्टेज की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वर्क डन की बात कर रहे हो, और वर्क डन की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी से रिलेटेड है। क्या इतना समझ में आया? जो मैं अभी फॉर्मूला, अरे वर्क डन का फॉर्मूला मत लिखो भाई, कोई फायदा नहीं है फॉर्मूला लिख करके। आप मुझे मेरी बात का जवाब दो बस, ठीक है, तभी सीख पाओगे। मेरे फ्लो से चलोगे तो मैं चीजें आपके फ्लो में डाल पाऊंगा, आपके दिमाग में डाल पाऊंगा, आपके दिल में उतार पाऊंगा। तो मेरे फ्लो से एक बार चलो, ठीक है। आप बताओ क्या वोल्टेज वर्क डन फॉर्मूले में आया हुआ है? तो यानी कुछ तो लेना देना होगा दोनों का, हां। और वर्क डन यानी कि एनर्जी से भी कुछ रिलेशन होगा, हां या ना? है ना? तो मैं सीधी सी बात अगर यह बोलूं कि वोल्टेज कम है, तो क्या आपको यह समझ में आता है कि यार वर्क डन कम हुआ होगा, वर्क डन कम हुआ होगा? एक बार हां लिखते जाना, यस लिखते जाओ, या फिर फायर इमोजी लगाते जाओ, जो आपको ठीक लगे, जो आपको इजी लगे वो करो, जो आपको इजी लगे वो करो, है ना? अगर मैं ये कह रहा हूं कि वोल्टेज कम है, जनरल बात कर रहे हैं, अभी कुछ भी थ्योरी में नहीं घुसे हम, अभी मैंने रिवीजन भी करवाना है आपको, मैं कभी अभी तक थ्योरी में नहीं घुसा हूं, अभी मैं थ्योरी में घुसा ही नहीं हूं। आप बस मुझे इतना बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि वोल्टेज कम है, तो क्या इसका यह मतलब नहीं है कि वर्क डन कम हुआ होगा? वर्क डन कम हुआ होगा, वर्क डन कम हुआ होगा, हां या ना? वर्क डन कम हुआ होगा, हां या ना? हां, तो मतलब एनर्जी कम मिली होगी, हां या ना? अरे वोल्टेज कम है का मतलब वर्क डन कम हुआ होगा, हां या ना? और फिर एनर्जी भी कम ही मिलेगी, हां या ना? और एनर्जी कम मिली है तो वही तो दिख रही है, लाइट ऐसे झपझप करती है ना? लाइट ऐसे झपझप झपझप करती है जब वोल्टेज कम होती है। पंखा 4 पे घूम रहा होगा ना, वो 2 पे आ जाएगा, वो धीरे धीरे घूमने लगेगा। टीवी तो बंद ही हो जाएगा, एसी तो भूल ही जाओ भाई। क्या यह चीज आपने महसूस करी है कि वोल्टेज कम होने का मतलब सीधा सीधा यह है कि अप्लायंसेस अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम नहीं करेंगे, और पूरी एफिशिएंसी पे काम नहीं करेंगे का मतलब क्या हुआ है कि वर्क डन कुछ कम रहा है, एनर्जी कुछ कम मिली है। तो ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं आपस में, ठीक है? इतना समझ में आया? इतना तो रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है? अब मैं आपसे ये पूछता हूं, आपको क्या लगता है ये वर्क डन जो है ये किसने किया होगा? कोई ना कोई वर्क डन करने वाला तो होता है ना। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हां या ना? वर्क डन होता ही फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर जिसको खोलते हैं तो एफ एस कॉस थीटा आता है। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ के आते हो, ये सब आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये वर्क डन करने वाला कोई तो होगा। क्या लगता है किसने किया होगा ये वर्क डन? मैन ने किया होगा। मतलब मैन ये बोलेगा कि करंट तेज चल, फूक मारेगा मैन बाहर से तार पे, करंट तेज चल, धीरे क्यों चल रहा है, तेज। ये काम किसने किया होगा? ये वर्क डन किसी ने तो किया होगा ना। कौन है वो वर्क डन करने वाला? वो वर्क डन करने वाला कौन है? बच्चे कह रहे करंट है वर्क डन करने वाला। बेटा करंट इज जस्ट फ्लो। करंट का मतलब फ्लो होता है बस। पानी के फ्लो को भी वाटर करंट बोलते हैं, एयर के फ्लो को एयर करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो करंट का मतलब कोई चीज थोड़ी ना है। करंट तो एक फ्लो को करंट बोल दिया जाता है ना? मैं आपसे फिर सवाल रीआइटरेट करके पूछता हूं, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखो मैंने पिछले 2 लेक्चर जो लिए बहुत आराम आराम से लिए। पहले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ चार्ज की बात करी है, दूसरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ चार्ज की एक प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन और करंट की बात करी है। आज भी बड़े इत्मीनान से बात करेंगे, बड़े आराम से बात करेंगे वोल्टेज के बारे में, ठीक है ना? और ओम्स लॉ लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना, खत्म होने से पहले लेक्चर। तो आप मुझे आराम से सोच करके बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। डिस्कशन कर रहे हैं और बढ़िया डिस्कशन करेंगे। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी ना आप कभी पढ़ोगे और ना मैंने पढ़ाया कभी ऐसा। इतना डिस्कशन जो हम कर रहे हैं आपके कमेंट्स को देख करके। अच्छा,
अब बच्चे कह रहे हैं कि सर वर्कडन जो है वो कोई तो कर रहा है, तो कौन कर रहा है वर्कडन? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, फिर से रीआइटरेट करके पूछता हूं, ये वर्कडन किया किसने? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस वर्कडन? किसने वर्कडन किया? बताओ, किसने वर्कडन किया? किसने वर्कडन? इंसान ने तो नहीं किया है, इंसान ने तो नहीं किया है। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि चार्ज ने वर्कडन किया है। बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, चार्ज डिवाइड में बेचारा खुद बैठा है। चार्ज बेचारा डिवाइड में खुद बैठा है यार, चार्ज बेचारा डिवाइड में खुद बैठा है। वो कैसे वर्कडन कर सकता है? वो तो खुद कटने के लिए बैठा है। भाई डिवाइड में जो होता है वो कटने के लिए होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ। जो डिवाइड में आप जो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही तो है ना। जो बच्चे यहां पे इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, चल अरे अपन डिस्कशन कर रहे हैं जनरल, भाई टेंशन ना लो ऐसा, ठीक है ना। मैं कोई ये नहीं कि कोई वाइवा ले रहा हूं या कोई तगड़े सवाल जवाब हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि चार्ज तो नीचे खुद बैठा है, चार्ज तो खुद कटने के लिए बैठा है, वो तो खुद हलाल होने वाला है, भी उसकी तो खुद गर्दन कटने वाली है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चल मैं अपने सवाल को थोड़ा सा फिर तीसरी बार रीआइटरेट करके पूछता हूं, थर्ड टाइम रीआइटरेशन करके पूछता हूं। मेरा सवाल अब थोड़ा सा लंबा है और मुझे लगता है कि अब आप पकड़ पाओगे इस सवाल का जवाब क्या है। सोचने को दे रहा हूं सिर्फ आपको, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं, और वही असली साइंस है, वही असली फिजिक्स है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में खुले कि अबे यार ये चीज है क्या, अबे यार ये भी हो सकता है क्या। ये चाहिए मुझे आपसे, समझो। और यही चाहिए 10th बोर्ड को भी। बोर्ड की क्लास भी ऐसी ही है भाई। 10वीं का बोर्ड जो बन रहा है, जो कंपिटेंसी बेस्ड सवाल आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही आ रहे हैं कि आपके दरवाजे दिमाग के 16 की 16 खिड़कियां खुली हो। सर 16 खिड़कियां हैं क्या? ये आप सोचो। ठीक है, कि क्या पता 18 खिड़कियां भी हो सकती हैं। तो मेरा सवाल अब तीसरी बार रिएटरेट होकर आपके सामने पेश होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि यह वर्कडन किसने किया और यह वर्कडन किस पर हुआ? कोई करता है, किस पे होता है? ये तो 9th का कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इधर देख इधर देख। अगर समझ नहीं आया मेरा क्वेश्चन तो ये देख, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और ये आगे बढ़ा, तो वर्कडन किया किसने? मैंने, मेरे हाथ ने। और वर्कडन हुआ किस पे? पेन पे। इस पेन पे वर्कडन हुआ। तो अब मैं तेरे से फिर से पूछता हूं, वर्कडन करने वाला कौन और वर्कडन भुगतने वाला कौन? वो कौन है जो वर्कडन भुगतेगा, यानी जिस पर लगेगा वर्कडन, जिसको चोट लगेगी, वो कौन है? चल सुन अब, अच्छा है, दिमाग लगा रहा है, अच्छी बात है। इस डायरेक्शन में दिमाग दौड़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए इस डायरेक्शन में दिमाग। अब सुन मेरी बात, और अगर आंसर मैच कर जाए तो शाबाशी दे दियो मुझे। नहीं खुद को, ठीक है। देख, वर्कडन करने वाला कौन है? वर्कडन करने वाला, वर्कडन करने वाला की स्पेलिंग बेटा यही होती है हमारे यहां, है ना, पता ही आपको। तो वर्कडन करने वाला कौन है? वर्कडन करने वाला है हमारी प्यारी बटरिया। यानी बैटरी, ठीक है, हमारी प्यारी बैटरी। बैटरी में ऐसा क्या है सर? बैटरी में ऐसा क्या है? बैटरी के अंदर एक साइड की जो प्लेट है ना, एक साइड का जो टर्मिनल है ना, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। कैसा चार्ज्ड है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। और जो दूसरा वाला टर्मिनल है ना, ये वाला टर्मिनल, जे का हो गए हो। हाँ, अभी हट जाओगे तुम के नहीं? यहां से उधर चला गया। हाँ, इधर वाला जो टर्मिनल है, ये वाला, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो सारा किया धरा किसका है? हमारी प्यारी बटरिया बनेगी दुल, हमारी प्यारी बटरिया। तो ये करने वाला कौन है? ये बटरिया है। असल में ये जिंदा चीज है जिसको आप जिंदा मान सकते हो। अगर सर्किट में कोई जिंदा है तो मुझे बताओ वो कौन है? तो मुझे बताओ वो कौन है? अगर सर्किट में कोई जिंदा होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर किसी में जिंदगी है, कोई जिंदगी देने वाला है, कोई मां स्वरूप है, अगर माताश्री, मां का स्वरूप सबसे ऊपर है भाई, है ना, मां का दर्जा सबसे ऊंचा है।
तो अगर एक सर्किट में मां के दर्जे की बात हो तो वो किसको दी जाएगी? यस, बटरिया को। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारी प्यारी बटरिया को। समझ गए ना? यस, मां कौन है? सर्किट की मां कौन? सर्किट की मां कौन? सर्किट की मां बटरिया। ठीक है, तो काम करने वाला कौन होगा? काम कौन कर रहा होगा? जैसे मां को देख लो, घर के सारे काम तुम्हें भी चलाए रखती है, तुम्हें भी काम पे लगाए रखती है। ए चल दूध लेके आ, ए चल चप्पल यहां पड़ी है, चप्पल ठीक कर, ए चल तू एक काम कर, तू पोछा, ए चल तू। पूरी घर की मैनेजर है भाई वो। यही काम बैटरी का है, यही काम बैटरी का है। वो पूरे सर्किट को मैनेज कर रही है, वो पूरे सर्किट में जान फूक रही है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर किसी दिन मम्मी, ईश्वर ना करे अगर बीमार हो जाए, या मम्मी नानी घर चली गई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आप घर पे ही हो, तो ऐसा नहीं लगता कि घर बड़ा बुझा बुझा सा है? सच बताना, सच बताना, ये वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती? अगर मां घर पे ना हो, है ना, मां को मान लो बीमार हो गई है, मां घूम फिर नहीं रही है, घूमती हुई मां अच्छी लगती है हमेशा घर में ना, यहां से वहां से यहां, इधर से उधर, इधर से उधर घूमती रहे। बात सही है कि नहीं? है ना? अगर बिस्तर पे लेट गई है मां और पड़ी हुई है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो जाए, तो एग्जैक्टली ऐसा लगता है, मां यार ठीक हो जाओ यार, कब उठोगे यार, बस करो यार, दवाई ले आओ यार डॉक्टर से जाकर के, ये हो गया है वो हो गया है ना। नहीं तो नानी घर चली गई तो फोन करते रहते, माँ कब आओगी, माँ कब आओगी, दिल नहीं लग रहा है, घर सुना सुना लगे, घर सुना सुना लगे, कोई न रहे न जब अपना, जग सुना सुना। गाने में घुस गया मैं, सॉरी, वापस आते हैं। ठीक है, तो सही बात है, सही बात है। मतलब बैटरी असल में माँ का स्वरूप है। अगर बैटरी नहीं होगी किसी सर्किट के अंदर तो वो सर्किट बुझा रहेगा। क्या आप इस बात पे यकीन करते हो कि नहीं? और क्या ऐसी इलेक्ट्रिसिटी आपने कभी पढ़ी कि नहीं? किसी से स्कूल में तो पढ़ लिया होगा, है ना? काफी बच्चों के इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है पेपर में, है ना? तो क्या इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा क्या, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं? बिट बाय बिट, वर्ड बाय वर्ड, हर एक चीज का पीक डिटेलिंग कॉन्सेप्ट दिल और दिमाग में उतारने का काम आरडीएक्स का है। ध्यान रखना। तो वर्क डन करने वाला कौन है? बैटरी। बैटरी ही है जो सर्किट को चलाए रखती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वर्क डन झेलता कौन है? वर्क डन होता किस पे है? अब मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर सही देना, सोच समझ के देना। अब आपका सोच मैं देखना चाहता हूं कि ये सोच किस डायरेक्शन में जाती है। अरे आदित्यधर तो बहुत बड़े आदमी है भाई, अब तो अरब वरब पति आदमी हो गए हैं, वो हजारों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हम कहां उनके बराबर भाई। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मेरे चाचा के बेटे हैं। एक्चुअली जानते हो आप ये बात? एक्चुअली क्या है कि जो अमीर लोग होते हैं उनसे मेरी दोस्ती हो ही जाती है। तो आदित्यधर मेरे चाचा के लड़के हैं बेटा, ठीक है ना? हाँ, खैर, वर्क डन होता किस पे है? सवाल यह है कि वर्क डन झेलता कौन है? अगर धक्का मारा है तो ठीक बैटरी के 2 टर्मिनल्स ने धक्का मारा है। अगर चाटा मारा है, अगर रैप्टा पड़ा है तो रैप्टा मारा है बैटरी के 2 टर्मिनल्स ने, है ना? वो कैसे पड़ता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन रैप्टा खाया किसने है? तमाचा खाने वाला कौन है? ये जो चांटा पड़ा है, ये पड़ा किसके गाल पे है? क्या लगता है आपको, किसके गाल पे पड़ा है? करेक्ट, गुड। काफी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं और काफी सही आंसर दे रहे हैं। बेटा ये झेलने वाला चार्ज खुद है। इसका मतलब यही है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन जो किस पे हुआ? चार्ज पे हुआ। हाँ, इलेक्ट्रॉन बोल लो, चार्ज बोल लो, चार्ज वैसे बोलना ज्यादा अच्छा है, चार्ज बोलना इज बेटर। वो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ही होता है, ये तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन किताबों में चार्ज ही लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं लिखते। ठीक है, तो करेक्ट है, एकदम करेक्ट है ना? अब जिसने जिसने दोनों सही गैस किए थे वो एक बार फायर इमोजी लगा दो। जिसने जिसने दोनों सही गैस किए थे एक बार फायर इमोजी हो जाए, एक बार फायर इमोजी हो जाए। जिसने 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 दोनों सही गैस किए थे फायर इमोजी हो जाए। वर्क डन करने वाला बैटरी, और वर्क डन होता किस पे है? चार्ज पे। समझ में तो नहीं आया होगा अभी ये, अभी तक ये समझ, अभी तो हमने सिर्फ तुक्के लगाए हैं यार, समझा क्या ही है अभी तक हमने समझा कुछ है ही नहीं कि ये सब कैसे होता है, ये हमने समझा कहां है। हमने अभी तक सिर्फ तुक्के लगाए हैं और वो तुक्के सही बैठ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये तुक्के आपके दिमाग में भी बैठे, ठीक है? खैर खैर, अब सुनो बात को ध्यान से, अब बात को ध्यान सुनना। फायर इमोजी रोक दो, चैट को भी रोक दो। अब सुनो मेरी बात ये है, कहानी ये है, असल में बैटरी इज लायबल, a battery is liable to force the charges into the
वायर। बैटरी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि तू ये काम करेगी। जैसे घर की जिम्मेदारी किसने रखी है? मां ने। घर की जिम्मेदारी किस पर है? मां पर। पिताजी तो बाहर चले जाएंगे, ऑफिस चले गए, मम्मी भी ऑफिस जाती है, लेकिन तब भी मम्मी को एक जिम्मेदारी का एहसास रहता है कि भाई घर है, मेरे बच्चे हैं, है ना, फैमिली में और लोग हैं, सबका ध्यान रखना है, किचन का भी थोड़ा बहुत देखना है, साफ सफाई भी रखनी है। ये एक हमेशा, मां बेशक से वर्किंग ही क्यों ना हो, वर्किंग मॉम ही क्यों ना हो, कामकाजी महिला भी क्यों ना हो, उसके भी दिमाग में ये रहता है। मेरी बात से एग्री हो कि नहीं हो आप? है ना? तो ये जिम्मेदारी वो बाय डिफॉल्ट ली हुई है माताओं ने, हमारी माओं ने ये जिम्मेदारी बाय डिफॉल्ट ली हुई है। तो ऐसा ही समझना कि बैटरी ने भी ये जिम्मेदारी बाय डिफॉल्ट ली हुई है। सर बाय डिफॉल्ट कैसे ली हुई है? इसकी फिजिक्स तो समझाओ। हाँ समझाता हूं ना फिजिक्स, सबर रख, समझाऊंगा। तो समझिएगा बात को कि बैटरी ने यह जिम्मेदारी ली हुई है कि वो चार्ज को धक्के मारेगी, वो चार्ज को फोर्स करेगी, वो चार्ज को लाते मारेगी, घुसे मारेगी, रैप्टे मारेगी, चपेड़ लगाएगी, उसको वायर में धकेलती रहेगी, उसको वायर में धक्का देती रहेगी। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि वायर में अगर चार्ज धक्का खाता रहेगा तो हम इसे क्या बुलाते हैं? चार्ज जब धक्का खाता है वायर में और धक्का खा करके वो मूव करना शुरू कर देता है तो हम इसे क्या बुलाते हैं अपनी टेक्निकल भाषा में? देखता हूं मैं आप सही लिखते हो कि नहीं, देखता हूं मैं आप सही लिखते हो कि नहीं, देखता हूं मैं आप सही लिखते हो कि नहीं। जब बैटरी ने धक्का मारा चार्ज को, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी को करंट कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सीधी सी बात अपने को समझ में आई, सीधी सी बात अपने को समझ में आई कि करंट के जन्म होने के लिए, करंट बच्चा हो गया ना, करंट ही तो वो बच्चा है जिसका जन्म हो रहा है। इसके जन्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब इसको जन्म देने वाली कौन है? जन्मदात्री कौन है इसकी? करंट को पैदा करने वाला कौन? लिखो कमेंट सेक्शन में, करंट को पैदा करने वाला कौन? करंट को, फ्लो को बनाने वाला, मेंटेन करने वाला कौन? रैप्टे लगाने वाला कौन है चार्ज पर कि चार्ज तेरे रैप्टे पड़ेंगे, निकल जाए यहां से, बक बक बक। ये करने वाला कौन? बैटरी। करेक्ट, करेक्ट। और बैटरी के पास क्या है? बैटरी के पास है वर्कडन करने की क्षमता, वर्कडन करने की क्षमता। इसी को वोल्टेज कहते हैं, इसी का नाम क्या है? वोल्टेज है। तो एक बात अपने को क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि वायर में करंट रहे, अगर आप चाहते हो कि वायर में करंट रहे, आपका अप्लायंस चलता रहे, बल्ब जलता रहे, पंखा घूमता रहे, टीवी चलता रहे, एसी ठंडक देता रहे, कूलर ठंडक देता रहे, फ्रिज जो है वो ठंडी रखे चीजों को, जितने भी अप्लायंस आप घर पे चलाते हो वो चलते रहे, उसके लिए यू नीड वोल्टेज, उसके लिए यू नीड वोल्टेज। वोल्टेज मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब एनर्जी। एनर्जी किस पर? वर्क डन किस पर होगा? कौन करेगा? बैटरी करेगी। किस पर होगा? चार्ज पर होगा। फिर क्या होगा? चार्ज चलेगा, चार्ज चलेगा तो करंट बनेगा। वाह वाह तो कर दो। ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्लियर हुआ? फिर से बोलूं, फिर से बोलता हूं, फिर से बोलता हूं। वोल्टेज मतलब वर्क डन होगा। वर्क डन होगा किस पर होगा? चार्ज पर होगा। कौन करेगा? बैटरी करेगी। फिर क्या होगा? चार्ज चलेगा, चार्ज चलेगा तो करंट बनेगा। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह तो कर दो यार। आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब आपको अगर करंट चाहिए तो यू नीड वोल्टेज। वोल्टेज आई तो वर्क डन आया। वर्क डन कौन करेगा? बैटरी करेगी। किस पर करेगी? चार्ज पर करेगी। चार्ज थपेड़े खाएगा, चार्ज के रैप्टे पड़ेंगे तो चार्ज घूमेगा, चार्ज घूमेगा तो करंट बनेगा। मतलब वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वोल्टेज और करंट दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप में से किस किस ने यह वर्ड पहले भी सुना हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सुना है क्या? क्या मीनिंग होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का? अगर मैं आपसे कहूं कि वोल्टेज, सुन ले भाई, वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका कोई मीनिंग बताएगा आप में से मुझे? इसका कोई मीनिंग बताएगा आप में से मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज प्रोपोर्शनल करंट? इसका सीधा सा मतलब यह है, शाबाश, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो इसके साथ बीतेगी वो इसके साथ भी बीतेगी।
बीतेगी मतलब अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो किसी सर्किट में, अगर वोल्टेज बढ़ती है किसी सर्किट में, तो करंट का क्या होगा? क्या लगता है आपको? सोचो और बताओ, करंट का क्या लगता है, क्या होगा? वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या उतना ही रहेगा? क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा? बढ़ेगा। यस 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 बेटा, वोल्टेज और करंट इक्वल नहीं है। कुछ बच्चे यहां पे इक्वल समझ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। डायरेक्टली डिपेंड करना एक दूसरे पर, एक दूसरे पर डायरेक्टली। मैं इसको ऐसे समझाता हूं अपनी भाषा में, 9th वाले बच्चों को मैं ऐसे समझाता हूं, क्योंकि नीव में बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं इस साल भी, वो भी ऐसे ही समझते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। मैं भी आपको ऐसे ही समझाता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है तेरी खुशी में मेरी खुशी। ऐसा बोलते हैं ना, तेरी खुशी में मेरी खुशी है यार। तू दुखी तो मैं दुखी, तू जीरो तो मैं जीरो तू बढ़ा तो मैं बढ़ा, तू घटा तो मैं घटा। अगर आपके किसी दोस्त की अच्छी जगह पर सैलरी लग जाती है, पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना, तो आपको अच्छा ही लगता है यार कि चल यार बढ़िया दोस्त है अपना, अच्छा कमा रहा है, कमाओ बढ़िया, है ना। मतलब एक अच्छे इंसान को तो ऐसा ही लगता है। अब जलन आ रही है, वो मैं बात नहीं करना चाह रहा यहां पर, ठीक है ना। लेकिन आप ये समझो कि दो अच्छे दोस्त हैं, दो पक्के दोस्त हैं। तेरी खुशी में मेरी खुशी, क्या कहना सही है कि नहीं? हाँ, तेरे गम में मेरा गम, और तू जीरो तो मैं भी जीरो इसे बोलते हैं वोल्टेज और करंट का प्रोपोर्शनल होना। आया समझ में? आया समझ में? तो अगर मैं आपसे कहूं कि वोल्टेज कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि वोल्टेज कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ बताओ? इसका डायरेक्टली मतलब क्या हुआ बताओ? अगर मैं आपसे कहूं कि वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, और फिर मैं आपसे कहूं कि वोल्टेज कम है तो यस, करंट भी कम है। आई लिखते हैं ना करंट को, आई भी क्या है, करंट भी क्या है, कम है। शाबाश। आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, अभी अभी जो ये डिस्कशन हुआ है, सिर्फ इतने से पेज पर, इतने से पेज पर जो डिस्कशन हुआ है ना, आपने पूरा लेक्चर पढ़ लिया है आपने पूरा लेक्चर पढ़ लिया। पता है क्यों? मैंने आपको पोटेंशियल और वोल्टेज यहीं से ही पूरा आइडिया दे दिया कि क्या होता है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज प्रोपोर्शनल करंट है ना, यही ओम्स लॉ है तो भाई आपको पूरे पूरे लेक्चर का जो जिस्ट है, जिस्ट समझते हो ना, पूरे पूरे लेक्चर का जो एट अ ग्लांस जिसको बोलते हैं, वो आपने यहीं पे ही देख लिया है। वो इस डिस्कशन में ही पूरा हो गया है। ओम्स लॉ असल में यही कहता है कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तेरे दुख में मेरा दुख, तेरे गम में मेरा गम, और तू जीरो तो मैं जीरो यार। तू मेरा भाई है यार, तू मेरी बहन है यार। जैसे लड़कियों में मैंने ऐसी दोस्ती बहुत कम देखी है शायद मैं खुद भी लड़की नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं पता ये दोस्ती, लेकिन हाँ, लौंडों में मतलब लड़कों में ये दोस्ती मैंने बहुत देखी है। तेरी खुशी में मेरी खुशी है भाई। अरे भाई तू कोई, अरे यार बता दियो भाई, कोई दिक्कत हो तो भाई खड़े हैं यार, सारे भाई आ जाएंगे एक साथ, टेंशन मत ले तू, भाई तेरे साथ है। ये वाली दोस्ती जो लड़कों में मैंने ज्यादा देखी है ना। तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल करंट, क्या मीनिंग इस बात का? यही मीनिंग है कि भाई तू बढ़ा तो मैं बढ़ा, तू घटा तो मैं घटा, और तू जीरो तो मैं भी जीरो। इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। ठीक है, ठीक है। कह रहे सर ठीक है फिर तो छुट्टी कर दो, सर फिर तो छुट्टी कर दो, हो गया। अबे अभी तो शुरू हुआ है, अभी सुनो। वैसे एक बात बताऊं, जितना अभी तक हमने डिस्कशन किया है ना, ये लगभग पूरे लेक्चर का ही डिस्कशन है अब आपको चीजें फटाफट पिक होंगी। जितना भी डिस्कशन अपन ने किया ना, अभी आपको फटाफट से पिक होगा। अब मैं जैसे जैसे आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी बहुत सारी है, ऑब्वियसली थ्योरी तो रहती है, तो अभी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आप तुरंत पकड़ोगे सारी चीजें, ऐसे चुटकियों में चीजें समझ में आने लगेंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और डेफिनेशंस पर, थ्योरी पर आते हैं। अभी एक बार मैं फिर से सारी बात दोबारा बताता हूं, 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिवाइज करवाता हूं आपको कि क्या पढ़ा है हमने। मैंने आपको बोला कि यार वोल्टेज का मतलब आप में से कौन कौन जानता है, तो वोल्टेज का मतलब आप नहीं जानते, सिर्फ नाम आपने सुना हुआ था, है ना। तो मैंने बोला यार वोल्टेज जब कम हो जाती है, तो आपने देखा कि जो अप्लायंसेस है वो बुझे बुझे से रहते हैं, वो अच्छे से जलते नहीं है ना। तो ये बात पे हम एग्री हुए। उसके बाद मैंने आपको बोला यार वोल्टेज जो है ना, वो असल में एनर्जी से संबंधित है, एनर्जी से उसका कुछ ना कुछ लिंक है, एनर्जी से उसका कुछ ना कुछ क्या है, लेना है। ठीक, तो यानी कि मैंने आपको फॉर्मूला लिख के ही दिखा दिया कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। इससे सारी कहानी खुल गई, इससे सारे पत्ते खुल गए। सारे पत्ते क्या खुल गए? ये खुल गया कि भाई वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन, माने धक्का लगाना। वर्क डन से आप धक्का सोचा करो, वर्क डन लगाना मतलब धक्के मारना, तमाचे मारना।
लाते मारना, घूसे मारना, भगाना, निकालना, फोर्स लगाना, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो वर्क डन हो रहा है और एनर्जी, वर्क डन आया तो एनर्जी आई। फिर मैंने आपसे पूछा यार वर्क डन करने वाला भी तो कोई होता है ना, ये तो 9th का कॉन्सेप्ट है कि कोई वर्क डन करने वाला होता है और किसी पे वर्क डन होता है। एक करने वाला, एक सहने वाला। कर कौन रहा है? बैटरी। वर्क डन करने वाला कौन है? बैटरी। और वर्क डन सहने वाला कौन है? किस पर वर्क डन हो रहा है? वर्क डन होता किस पे है? नाम चार्ज, ठीक है ना। तो बैटरी करती है चार्ज पे वर्क डन, ये बात होके खत्म। अब चार्ज पे वर्क डन करती है का मतलब क्या? कि वर्क डन मतलब धक्का मारना, यानी चार्ज को धक्का मारती है। अब चार्ज को जब धक्का मारेंगे तो चार्ज मोशन करेगा, हां या ना बोलते जाओ, हां या ना बोलते जाओ। चार्ज पे धक्का पड़ेगा तो चार्ज मोशन करेगा, और मोशन करेगा तो उसी का नाम करंट है। चार्ज के मोशन को ही क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज के मोशन का ही तो नाम करंट है, हां या ना। चार्ज का चलना ही तो करंट है, यस और नो। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना ये सारी कहानी, है ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भाई अल्टीमेटली वोल्टेज ही करंट को जन्म दे रही है। वोल्टेज मां स्वरूप है, वोल्टेज माता है पूरे सर्किट की, हाँ या ना। वोल्टेज रहेगी तो करंट भी रहेगा, और वोल्टेज नहीं तो करंट भी नहीं। तो मैंने आपसे बोला कि आप ये बात समझते हो कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे करंट घटेगा, वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो। इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। तो कायदे से आपने आज का लेक्चर पूरा पढ़ लिया है, लेकिन छुट्टी नहीं दूंगा बेटा, छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं, छुट्टी काट दूंगा तुझे, छुट्टी नहीं दूंगा। इधर देख, इधर देख, आजा शुरू करते हैं कहानी को। कह रहा है कि व्हाई डज द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। अब बिना आंसर पढ़े आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि चार्ज फ्लो क्यों करता है। फटाफट जल्दी कमेंट सेक्शन, तुरंत आंसर दे पाओगे अब, क्योंकि डिस्कशन हो चुका है। अब आंसर आपका तुरंत आएगा और मैं पीछे रीड करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। फटाफट से बताओ चार्ज फ्लो क्यों करता है, जल्दी, पढ़ना मत, पीछे पढ़ना मत, बताओ। शाबाश, 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 बढ़िया। देख क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस, सर ये तो आपने नहीं बताया, पोटेंशियल डिफरेंस कौन होता है? इधर देख क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इन अदर वर्ड्स कॉल्ड वोल्टेज। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, असल में पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। बेटा आप जो बैटरी यहां पर लिख रहे हो ना, बैटरी तो एक चीज है, बैटरी तो एक एंटिटी का नाम है। कॉन्सेप्ट क्या है पीछे, बैटरी के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताओ, है ना। जवाब टेक्निकली देना है आपको। मैंने आपको बैटरी बता दी क्योंकि बैटरी एक एंटिटी है, एंटिटी मतलब चीज है, वो चीज लगानी पड़ेगी आपको, लेकिन उस चीज के पीछे का प्रिंसिपल क्या है ये तो बताओ ना। अच्छा आप बोलो कि भाई आवाज कैसे आ रही है, माइक से आ रही है, माइक से, तो माइक बताना, माइक तो कोई बता देगा, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा ना, एक फिजिक्स वाला आके क्या बताएगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आके क्या बताएगा, वो तो यही बताएगा ना कि सर जो आप बोल रहे हो वो ऑडियो सिग्नल्स हैं, और ऑडियो सिग्नल्स को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके आगे रिसीवर को भेज रहा है। आप समझे ना पढ़े लिखे का फर्क क्या होता है। तो आप बैटरी 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 कर दोगे तो वो तो इलेक्ट्रिशियन भी बोल देगा इस बात को, वो आप जितना तो नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी ना जानता पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज का फ्लो, वर्क डन, ये इलेक्ट्रिशियन भैया तो नहीं जानते ना, जो आपके घर में बिजली, लेकिन वो सारे काम कर लेते हैं, हाथ के सारे काम करने उस इलेक्ट्रिशियन को आते हैं, पर वो नहीं जानता कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ तो आप ही पढ़ोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेक्निकल जवाब दो, ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड जवाब दो कि बैटरी नहीं, बैटरी तो चीज है, बैटरी के पीछे कौन है, बैटरी के पीछे वोल्टेज है। आया समझ में? तो यही बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कौन करवाता है, पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करवाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज है। अच्छा अब आप मुझे बताओ विच एंटिटी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। आंसर नहीं पढ़ेंगे कोई भी, आंसर आप में से कोई नहीं पढ़ेगा, सिर्फ सवाल पढ़ो। बताओ विच एंटिटी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सी एंटिटी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, जल्दी से जल्दी से, कौन सी एंटिटी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है? कौन सी एंटिटी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है? शाबाश। देख क्या लिखा हुआ है, लिखा कैथोड एंड एनोड। आपको पता ही है बैटरी के अंदर होते हैं, है ना, एट द एंड्स ऑफ द बैटरी, साफ साफ लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। आपका आंसर सही है, द आंसर इज बैटरी, यस द आंसर इज बैटरी। पर बैटरी के अंदर क्या होता है बता रहा, कह रहा है कैथोड होता है, कैनोड, ये अब केमिस्ट्री की बात है, कैथोड एनोड
हमें फिजिक्स में नहीं लेना, फिजिक्स में पढ़ते भी नहीं इस कैथोड एनोड को, 12th में भी नहीं पढ़ते, 10th में मैं क्या पढ़ाऊं आपको मैं 10वीं में क्या पढ़ाऊं, 12वीं में भी नहीं है कैथोड एनोड की बात है। तो एक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं इस टॉपिक को। वहां पे आपको बैटरी बनानी सिखाई जाएगी, सेल बनाना सिखाया जाएगा, कई सारे सेल पढ़ने होते हैं अपने को 12वीं की केमिस्ट्री में। 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें आपको लेक्लांचे सेल पढ़ना है, डैनियल सेल पढ़ना है, ड्राई सेल बहुत सारे सेल हैं उसके अंदर जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के सेल होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, कैथोड एनोड क्या रखा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है, ये सारी बातें वहां पर होती हैं। तो ये छोड़ दो, फिजिक्स में अपन इतना नहीं घुसेंगे, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, कैथोड एनोड प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको ये शब्द दिखा, आपको ये शब्द दिखा, क्या ये शब्द मैं पहले भी यूज कर चुका हूं? अरे हाँ या ना बोल दो। और अभी ये शब्द सेंस भी बना रहा है कि नहीं बना रहा? ये कौन सी एनर्जी है बेटा? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। और यही एनर्जी आपने 9th क्लास के वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ी थी, याद कर लो, याद कर लो। वर्क एनर्जी चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि एक बल्ब जलाने के लिए पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद वो बल्ब गर्म होता है, फिर गर्म होकर वो ग्लो करता है। याद है ये बात, है ना? ये नीव बैच के अंदर आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मुझसे अगर पढ़ा है बाहर तो स्प्रिंट सीरीज में पढ़ा होगा, या फिर कहीं ना कहीं और पढ़ा होगा, है ना। तो आपने ये चीज पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात 9th क्लास में वर्क एनर्जी चैप्टर के अंदर एक जगह दो जगह पर आती हुई है, ठीक है। फॉर द चार्जेस टू फ्लो इन द वायर, इसीलिए वायर में क्या करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं। डन है कहानी, डन है कहानी, बढ़िया, ठीक है ना। तो 2 सवाल के आप जवाब दे पाए, अच्छी बात है। आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। यह थोड़ा अलग वर्ड है, यह थोड़ा अलग वर्ड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा अलग वर्ड है, कहना यह वही बात चाहता है, कुछ अलग बात नहीं कह रहा, पर यह थोड़ा अलग तरीके से कहता है। तो मैं एक काम करने वाला हूं, मैं एक बार चैट ऑफ करूंगा, ठीक है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है फोकस बनाने के लिए आप लोगों का, क्योंकि यह टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसा है, और यह टॉपिक बाय डेफिनेशन पूछा जाता है। इसका मीनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेफिनेशन याद होना और पेपर में लिख के आना पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट कर रखा है बोर्ड में, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको याद जरूर करके जाना। मैं आपको साफ बोलूंगा कि इसको आप ठीक है मेमोराइज जरूर करके जाना, ठीक है ना। क्या लिखूं, RDX लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको एक करना है, मतलब, ठीक है ना। इसको याद करना है आपने, ठीक है। सुनिएगा आप ध्यान से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ पोटेंशियल की बात हो रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज है, पोटेंशियल वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस वोल्टेज होता है। यह बात आप थोड़ी सी नोट करिएगा। वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल नहीं है, वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। पर पहले पोटेंशियल तो समझो क्या है। सुनिए, यहां पे एक इंसान है भाई, ठीक है, वो धक्का लगा रहा है, दिख रहा है आपको धक्का लगाता हुआ? हां। किस पे धक्का लगा रहा है? एक कूलम के चार्ज पे धक्का लगा रहा है। एक कूलम में क्या होता है, एक कूलम क्या होता है, चार्ज है ना। ये कूलम में क्या नापते हैं, चार्ज ही तो नापते हैं ना, चार्ज कितना है। तो ये एक कूलम पे क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, ठीक है ना। एक कूलम पे क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है। अच्छा, तो कितना धक्का लगा रहा है, ये बात भी कर लेते हैं। एक कूलम पे धक्का तो लगा रहा है, लेकिन कितना धक्का लगा रहा है? तो यहां लिखा हुआ है कि वर्कडन भी 1 जूल ही कर रहा है। वर्कडन का यूनिट जूल होता है ना। 9 में पढ़ा था आपने इसको। वर्कडन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो आप जब 1 जूल का वर्कडन 1 कूलम के चार्ज पे करते हो, क्या बोला सर, एक बार दोबारा बोलो। 1 जूल का धक्का मारते हो 1 कूलम के चार्ज को, 1 जूल का धक्का मारते हो 1 कूलम के चार्ज को, तो हम बोलेंगे कि जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। वोल्टेज जो है वो क्या है, वो 1 वोल्ट है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। अब एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि कितनी अमाउंट का वर्क डन कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या मतलब हुआ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब, यूनिट का मतलब होता है 1, यानी 1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्जेस प्लस 1 कूलम, यही 1 कूलम के चार्ज पर, ध्यान से समझना इस बात को, 1 कूलम के चार्ज पर आपने कितना धक्का मारा। तो यहां लिखा हुआ 1 जूल मारा, लेकिन इमेजिन करो 1 जूल ना मारा होता, 10 जूल मारा होता तो, 20 जूल मारा होता तो, 50 जूल मारा होता तो, 100 जूल मारा होता तो, 220 जूल मारा होता तो अलग अलग इफेक्ट होता उसका। इतना समझते हो ना, अलग अलग इफेक्ट होता। तो अभी के लिए बोल रहा है कि 1 कूलम पर 1 जूल का धक्का मारा है।
जस्ट इमेजिन, ठीक है ना। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, कह रहा है इन्फिनिटी से लेके आओ टू अ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। कितना दूर से लाना है? इन्फिनिटी से। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहां इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इन्फिनिटी बहुत दूर होता है। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड नहीं है, ये मैंने आपको लाइट चैप्टर में भी बताया था। बच्चे जब इन्फिनिटी पढ़ते हैं तो पहली बार मैथ्स में पढ़ते हैं, और मैथ वाला उनको यह कह देता है कि इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। नहीं, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड नहीं है। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, औकात से दूर, औकात से बाहर। समझ गए ना, तुम संभाल नहीं पाओगे, इतना दूर है वो। तो ऐसा समझो कि बहुत दूर से एक चार्ज को लेकर के आया ये वाला भाई, और कितना काम करता हुआ लाया उसके ऊपर, मान लो 1 जूल का करता हुआ लाया, तब बोलेंगे कि पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है, तब बोलेंगे पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। समझे बात को? ये है पूरी कहानी। देखो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अरे भाई साहब, वेलकम वेलकम वेलकम, गॉड ब्लेस यू। अरे यार क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे कितने बच्चे हैं भाई? बहुत सारे। अरे ये क्या हो गया भाई? गॉड ब्लेस यू भाई, चैट ऑन करनी पड़ेगी। ये तो बाढ़ आ गई बस बेटा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे भाई ये पहचानते हो आप, ये लोग कौन है? हाँ जानते हो? अरे चैट तो खुलवा दो यार। हाँ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू भाई। ये जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, ये चैट कहाँ है? चैट भाई, चैट कहाँ चलती है? इसी में चला देंगे। खोल दी। हेलो हेलो कर रहे हैं। हाँ चलो हेलो कर दो यार, हेलो कर दो। छोटे भाई बहन आपके, हेलो। तो भाई ये जो मेरे आसपास खड़े हैं, मेरे राइट में, मेरे लेफ्ट में इतने सारे जो बच्चे हैं, ये है ना, ये सब के सब IITians हैं। यस, नाउ दे आर IITians। ये सब IIT टॉपर हैं, ये सब JEE एडवांस क्रैक करके आ चुके हैं, ठीक है। और भाई कोई तो अलग सर से कह के गया था कि सैलाब आएगा बच्चों का, ठीक है ना। तो सैलाब जो आएगा वो इस रूप में आएगा। ये तो यार हमने भी नहीं सोचा था, मेरी क्लास में आएगा तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है। तो भाई कैसे आना हुआ आप लोग का उड़ान बैच के अंदर, पहले बताओ। सर बस बच्चों को सरप्राइज देना। सर आपको थैंक यू बोलना था, आपसे थैंक यू बोलना। अच्छा, मुझसे डरने पड़े थे आप लोग? क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। मैंने IIT पढ़ा है क्या? ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। 12th बोर्ड में भी आप ही से पढ़ा है सर। 12th का बोर्ड भी आपसे पढ़ा है? कौन 12th का बोर्ड मुझसे पढ़ा है? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। 10th का बोर्ड कौन कौन मुझसे पढ़ा है? देखा, उड़ान बैच की लेगेसी देख रहे हो ना अब तुम भाई, कहां से कहां तक जा सकती है। अच्छा, आप में से अर्जुना में कौन कौन था? उड़ान के बाद अर्जुना में कौन कौन गया था? अर्जुना। ये सब अर्जुना ही हो क्या? सभी ने तीर मारे हैं क्या भाई? बड़े बड़े, अच्छा बढ़िया। फिर उसके बाद लक्ष्य, फिर लक्ष्य बैच में गए। देखो एक स्वर में बोलते हैं सारे, ये सब स्क्रिप्ट बेटा पीछे से रेडी होती नहीं स्क्रिप्ट नहीं है भाई, स्क्रिप्ट नहीं है। तो लक्ष्य में पढ़े आप सब, लक्ष्य JEE में है, सही है। फिर उसके बाद ड्रॉप किसने लिया? नहीं, यहाँ पे सर कोई ड्रॉप नहीं है, कोई ड्रॉपर नहीं है। सब लक्ष्य से आए हो। अरे भाई साहब खतरनाक, कोई ड्रॉप नहीं है भाई इनमें से, यानी कोई प्रयास किसी ने नहीं किया है, सीधा लक्ष्य को पार करते हो और ये सब IIT पहुंच गए। क्या बात है। वरुण एडवांस बैच में कौन कौन था? अरे सब, ठीक है। तो भाई देखो, मैं पाथ तुम्हारा क्लियर कर देता हूं, सुन लो 10वीं वालों। जिन जिन बच्चों ने IIT में जाना है, रास्ता एकदम साफ है, रास्ता एकदम सटीक है, रास्ता एकदम क्लियर है। आपके भाई जो मेरे आसपास खड़े हैं, बड़े भैया, वो ये बता रहे हैं कि भाई उड़ान बैच से अच्छा स्कोर करने के बाद, 10th बोर्ड आराम से पढ़ने के बाद, मजे मारने के बाद 11th में जाना और अर्जुना बैच ज्वाइन कर लेना। ये बात सही है भाई? उसके बाद 11th पार करके अर्जुना से तैयारी अपनी करके लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना। क्या ये बात सही है? और लक्ष्य बैच ज्वाइन करने के बाद जब 12th भी अच्छे से पढ़ लोगे तो 12th बोर्ड पढ़ने के लिए मेरे पास वापस आ जाना। क्या ये बात सही है? ठीक है। तो लक्ष्य में वैसे बोर्ड की भी तैयारी होती है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस बहुत करवाए जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ लास्ट मिनट डेरिवेशंस वगैरह देखना, तो उसके लिए आप मेरे पास वापस आ सकते हो। ओके, हाँ सही, हाँ कैटलिस्ट भी है, सही बात है। तो 12th बोर्ड के बाद वरुण एडवांस करके हमारा एक बैच होता है, वो उन बच्चों के लिए स्पेशली होता है जो बच्चे IIT क्रैक कर लेते हैं, मतलब JEE मेन क्रैक कर लेते हैं ना, उन्हीं को मिलता है एडवांस बैच। हाँ, तो वरुण एडवांस बैच आएगा, उसकी अच्छे से तैयारी करके आप लोग IIT के अंदर जा सकते हो, है ना। तो भाई कौन बात करना चाहेगा आप में से बच्चों से? क्लास 10th के छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई और बहन, कौन बोलेगा? आप बोलोगे? बिल्कुल सर। कहाँ से हो आप? झारखंड से। झारखंड हजारीबाग से हैं भाई ये, ठीक है। एक बार बता दो जरा अपना नाम और एक बार अपनी रैंक भी बता दो फटाफट से। तो मेरा नाम रोशन मंडल है और मेरी CRL रैंक है 5514 एंड OBC NCL में
1213। इतना नहीं समझते होंगे यार ये लोग, लेकिन समझ फोड़ा है जाएंगे, भाई ने फोड़ा है। समझ जाएंगे, भाई ने फोड़ा है। सब समझ जाएंगे, हम भी नहीं समझते थे। भाई ने फोड़ा है। तो यार आप थोड़ा सा बताओ ना यार, किस तरीके से आईआईटी निकाला जाता है यार। पढ़कर। मैंने तो देखो नहीं निकाला, मैं तो साफ बोलूंगा यार, है ना। तो आप ही लोग गाइड करो और कैसे निकालते हैं, कौन बोलेगा, आप बोलो यार। सर जैसे अभी तो 10th है, तो 10th में तो क्लास सारी करनी ज़रूरी है, मतलब कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है। रटना वगैरह तो सर कराते ही नहीं है वैसे भी, और करना भी नहीं चाहिए। क्लासेस हमेशा करनी है और एनसीईआरटी वगैरह करते रहो। और 11th में अर्जुना बैच ज्वाइन कर लेना, फिर तो आसान है, मतलब आराम से हो जाएगा। आप भी अपना नाम भी बता दो और रैंक भी बता दो। हाँ, मेरा नाम निकुंज करके है, मेरी रैंक 2212 है। और बढ़िया यार। नोट्स प्रॉपर बनाना, उनको बार बार रिवाइज करना, और एनसीईआरटी ब्लाइंडली फॉलो करना, और टीचर्स को तो पूरा ब्लाइंडली फॉलो करना है। और ये नहीं कि एक लेक्चर यहाँ से एक लेक्चर वहाँ से, एक टीचर पूरा ब्लाइंडली फॉलो करना है। सही है, और थैंक यू। मेरा नाम देवांश पांडे है, मेरी रैंक है 5493। मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, रील स्क्रॉलिंग, इन सब से दूर रहो। क्या बात गेमिंग है। ना करो, कुछ समय के लिए नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। और 12th के बाद आईटी चले जाओ, उसके बाद जो करना है करो, अभी मत करो। सही है, सही है, सही है। बढ़िया यार। अपने अपने फीडबैक देखो सब शेयर करेंगे, अपनी अपनी जर्नी का सब थोड़ा थोड़ा क्रक्स जो आपके सामने रखेंगे। इनसे जो ले सको वो लेना है ना भाई, ज्ञान के भंडार हैं ये लोग, है ना। और बहुत 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 भारी स्ट्रगल के बाद कोई बच्चा जे एडवांस क्रैक कर पाता है भाई। इट इज नॉट एन इजी, मतलब देखो रास्ता सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं ना, रास्ता सीधा सीधा है लेकिन इजी नहीं है। इजी इसलिए नहीं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो समझ रहे हो ना बात को, तो इसलिए जो ले सको लेना है ना। इन भैया से भी बात करो। हाँ, मेरा नाम अवनीश शर्मा है और मेरी रैंक 318 है। और तगड़ी रैंक लाया भाई, 318 ट्रिपल डिजिट, क्या बात है। Yes, sir. शाबाश। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार अभी आप ना, जैसे अब की एज अडोलेसेंस की है, हाँ। ठीक है। तो सबसे आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना, आपकी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की कोई भी एग्जाम आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। वाह। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा जाने वाला है। तो कैसे मेंटेन करते थे मेंटल हेल्थ को आप ड्यूरिंग, क्योंकि ये बहुत हाँ, स्ट्रेसफुल जर्नी है। हाँ, जेई की जर्नी तो स्ट्रेसफुल होती है, आपका वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। एक ये प्रैक्टिस थी कि यार जैसे क्लासेस होती थी, तो ऑनलाइन क्लासेस के बीच में ना, जैसे 15 मिनट का गैप है तो उसके बीच में 10 मिनट मेडिटेशन कर लेता था। मेडिटेशन करता था। दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड एक चीज़ कहूँगा कि यार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या ना थोड़ा अवॉइड करो, उससे आपका टेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। एंड एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं कि यार ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें। आप हर दिन मतलब बस 5 मिनट के लिए बैठें और देखिए कि मेरी लाइफ में क्या मेरे को हेल्प कर रहा है और क्या मेरी लाइफ में किस चीज़ ने मेरी लाइफ को बेटर किया है। वाह। आप इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करें, क्या बात है। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। नाइस नाइस नाइस। हाँ बेटा बोलो। मेरा नाम संकल्प पटेल है और मेरी जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 3544 आई है। शाबाश, बहुत बढ़िया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ऐसा जर्नी में तुमको लगेगा, मतलब अभी तो तुमने शुरू नहीं किया, तुम काफ़ी लोग शुरू करेंगे तो उनको लगेगा कि यार हो नहीं पा रहा है, लेकिन वो एक ही लाइन याद आती है, बिलीव इन योरसेल्फ ना। अपने ऊपर भरोसा रखो, कभी ना कभी तुम या तो खुद से बेहतर बनोगी। ऐसा अगर मेहनत करोगे तो खुद से बेहतर बनोगे, अगर नहीं मेहनत करोगे तो भाई उसका कुछ इलाज नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं बस जे की तैयारी कर रहे हैं और बस बगल में साइड में कुछ और चल रहा है ना, कहीं घूम रहे हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, बस नाम भर की उनकी इंस्टा पे तैयारी हो रही है। ये मत है बहुत हाँ, सारे। तो वो आईआईटी में नहीं है ना, फिर वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं वो। वो कुछ नहीं बन पाते सर, वो रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो वाला काम मत करना, बाकी तो कुछ भी करो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप बोलो बेटा। बस टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, और जेई का हमारा वो फाउंडेशन 9-10 से स्टार्ट हो जाता है। बस जो टीचर्स कहते जाएं वो करना है, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है किसी और की बातों पर कि कोई कह रहा है वो कर लो, बस जो सर बोले वो करना है अच्छे से। समझ गए ना, तुम्हारा सर मैं ही हूँ। आप बोलो बेटा। सर मेरा नाम अमन प्रमाणिक है और सर मेरी सीआरएल रैंक 5914 है। और सर मैं यही बोलूँगा कि जो भी टीचर्स होमवर्क दे, नोट्स दे, और नोट्स टीचर के नोट्स को बार बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक टीचर से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर के नोट्स को कंपेयर करके कुछ नहीं मिलता। सारे टीचर के नोट्स में यूनिकनेस होती है, और एक टीचर के नोट्स को अगर ब्लाइंडली फॉलो करें तो ये जर्नी बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो मतलब जो भी आपको चॉइसेस मिल रही हैं टीचर्स में से, उनमें से एक टीचर को शुरू में ही चुन लो और उसको पूरे तरीके से फॉलो करो, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? यस सर।
सही है यार, आप भी कुछ कह दो यार। तो सर टीचर हमें चुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतना थोड़ी पता है कि टीचर कैसा है। ठीक है। बस जो बैच मिलता है, अगर आप पता है हाँ PW है, सब चीज़ है, अब आपको टीचर्स मिल जा रहे हैं, बस आपको एक बात रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ऐसी बात नहीं है कि आप हाँ आप पढ़ें फिर 1 महीना गैप ले लिए फिर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे में नहीं करना है। बस सही है। आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है, लास्ट तक कंसिस्टेंसी, क्योंकि यही जो है जो बीच में जो छोड़ देते हैं फिर वो छूट जाता है पूरा का पूरा। अगर आप लास्ट तक कंसिस्टेंट रहते हैं वो फिर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, उस सिलेक्शन के साथ आपका रैंक भी आ सकता है। बस वही होता है सक्सेस के लिए, कंसिस्टेंसी और प्रिजर्वेशन। ठीक है। अब यार सबसे तगड़ा सवाल आप लोगों से मैं पूछने जा रहा हूँ, बहुत खतरनाक सवाल है, ठीक है, देखते हैं तुम आंसर दे पाते हो कि नहीं। अपने 10th बोर्ड का रिजल्ट बताओ अपने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट क्या था भाई, आप बताओ सबसे पहले। सर 90%। 90% मार्क्स थे आपके? 93 थे आपके? 97.8। 97.8 थे आपके? 95 95 आपके? 97.3 आपके? सर 99। 96.8 95.8 90 अब तो जाना पड़ेगा बेटा ठीक है। लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है कि बहुत बहुत सारे बच्चों के 90 अबव आते हैं, ठीक है ना। 10th बोर्ड में बहुत सारे बच्चों के 90 अबव आते हैं। हाँ, CBSE के अंदर तो भर भर के मिलते हैं नंबर भाई, टेंशन मत लो। और ये सब CBSE वाले ही हैं, है ना। और आप लोग भी सब CBSE वाले ही हो ऑब्वियसली, है ना। या नहीं, जैक बोर्ड है? 11-12 में जैक बोर्ड। अच्छा 11-12 में जैक बोर्ड था, ठीक है। 10वीं तक तो CBSE था, तो आप भी CBSE में ही हो यार, है ना। तो टारगेट रखो तो अच्छा रखो, टारगेट रखो तो बड़ा रखो, और वो टारगेट अचीवेबल होता है। 10th बोर्ड में अगर आप टारगेट रखते हो 95 अबव, 99, 100, ये अचीवेबल है। ये नंबर आते हैं, ये नंबर आए हुए हैं उड़ान बैच से भाई पहले भी, तो ये अब भी आएंगे, ये अब भी आएंगे, यकीन करवाएंगे। लेकिन यही यकीन आपको अपने ऊपर 11th में भी कंटिन्यू दिखाना है, 12th में भी कंटिन्यू दिखाना है। ये जर्नी कभी भी लीनियर नहीं है, ये जर्नी साइनोसॉइडल है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नीचे ज्यादा गिरता है, नीचे ज्यादा गिरता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप ये समझो ये जर्नी सीधी नहीं है। साइनोसॉइडल अभी इनको नहीं पता होगा क्या है ना। साइन ग्राफ अभी इन्होंने नहीं पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली क्या तुमने? नहीं पढ़े होगा। इसका मतलब ऐसा 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 जर्नी रहने वाला है। हाँ, ऐसे ऐसे वाला जर्नी रहने वाला है, कभी सीधा नहीं रहने वाला। तो बस आप इस बात को समझो कि भाई कभी डिमोटिवेशन भी होगी, कभी रीमोटिवेशन भी होगी, ये चलता रहता है, ठीक है ना भाई, सही बात है ना। अच्छा, आप लोग कभी डिमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे? कोई बोलना चाहता है? बस वो तो चलता है, क्वेश्चन बन रहे हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं बनते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बस वो हमेशा जर्नी में लगा रहता है, बस वही कंसिस्टेंट रहना हो जाएगा। तो फिर इसको बहुत दिल पे नहीं लेना। अगर दिल पे लेने वाली बात है ही नहीं, वो सबके साथ होता है। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ स्पेशल? एक चीज कहना चाहूंगा कि जब तुम्हारा 10th का बोर्ड रिजल्ट अच्छा आ जाए ना, तो तो हवा में उसको मत सर पे उड़ना। मत रहना, सर पे मत रहना प्लीज। ये बहुत सही बात बोली है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक एग्जांपल भी याद है मेरे स्कूल का। जब मेरे साथ में एक लड़की थी, उसके बोर्ड्स में नेशनल टॉपर थी, उसके 99.6% आई थी बोर्ड्स में, एंड अभी उसके एडवांस में 20,000 रैंक आई है। ओ, चलो ठीक देख है। लीजिए। बढ़िया है, बढ़िया है। तो समझो यार इस बात को कि आप लोगों की ये जो जर्नी है 11th-12th वाली, ठीक है ना, ये तो तब स्टार्ट होगी जब होगी। अभी तो आपकी 10th की जर्नी शुरू हुई है, तो अभी मजे करने चाहिए क्या? थोड़े बहुत तो हैं तो कर। देखो जे एडवांस वाले भैया सारे अप्रूव करके जा रहे हैं कि मजे करो, है ना। तो टेस्ट के बाद भी जो है, टेस्ट मेरा क्या होता था, मैं टेस्ट में सोचता था कि मेरे 230 आगे तो मैं जाऊंगा घूमने, मेरे आते थे 180 और मैं निकल जाता था। मैं कहा छोड़ो स्ट्रेस क्या लेना, छोड़ो। सही है, सही है। अच्छा ये बताओ कि इनको क्या टारगेट करना चाहिए, मतलब अपना अभी 10th के लिए? NCERT से NCERT है। NCERT बस एनसीईआरटी तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ लेक्चर ही देख के चलो। मैं तो कहूंगा कि अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाह रहा है तो फिर वो थोड़े कॉम्पिटेटिव में चले जाए, NTSC में चले जाए, वो थोड़े एक्स्ट्रा पढ़ ले तो बेनिफिट ही होता है उसका। हाँ। सही बात है, सही। थोड़ा ओलंपियाड्स वाला उसमें चले जाओ। देख करके जाए तो अच्छा है। बाकी देखो हो जाएंगे यार, टेंशन मत लो, ठीक है। और बताओ, और कुछ कहना है किसी ने? कुछ है मन में, कुछ कहना हो छोटे भाई बहनों को तो? हाँ बोलो ना भाई यार रिलेशनशिप का चक्कर मत पाना। हाँ, ये जो है कीड़ा अभी चलता है जो है। अभी ये तो 18 के होंगे, 16 के होंगे ना, 16 के, हाँ 16 के होंगे अभी। भाई तुमको लगेगा कि वो लड़की जो है मेरी क्लास में जो बगल बैठती है वो मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो 2 साल बाद सब निकल जाता है वो। वो तुम्हारे रिजल्ट के बाद जो होगा ना, कहेगी यार तुम्हारा तो रिजल्ट आया नहीं, फिर 2-3 दिन बाद कॉल बंद, सब बंद, वो तुम निकल जाओगे, पता नहीं चलेगा तुमको। आप में से किसी ने टाइम वेस्ट तो नहीं किया था इन चीजों पे? नो सर। मेरे अलावा कितने दिन ऐसे बीते? नहीं सर, महीने में 1 ही 2 बार बात होती थी, लेकिन लास्ट में जो है 1 महीना लगातार हो गई जी। मेंस पहला खराब हो गया, दूसरा भी खराब हो गया, एडवांस बस थोड़ा बहुत ठीक हो गया। एडवांस संभाल लिया फिर? थोड़ा बहुत। तो बात करनी बंद कर दी थी फिर उस टाइम में? दिसंबर में हो गई थी। अच्छा, दिसंबर में। तो फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छा है। चलो सही है यार, बढ़िया है। तो भाई लड़कियां जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और लड़कियों के जीवन में भी लड़के आते रहेंगे, जाते रहेंगे, समझ के चलो इस चीज को, ठीक है ना। पर अपने गोल पर
प्राइमरी फोकस आपने हमेशा बना करके रखना है। डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगी ही भाई, हमेशा ही आती हैं, आपको उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना होता है। यही हम लोग भी सिखाते हैं और ये डेली प्रैक्टिस में लेकर के आना होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू भाई, ठीक है। मैं आ रहा हूं बाहर, समोसा पार्टी तुमसे लूंगा सबसे। यस सर, दूंगा नहीं। रोहित सर पिज्जा दे रहे हैं। रोहित सर पिज्जा पार्टी कर रहे हैं क्या? अरे बाबा, उसको बोलो रोक के रखेगा, मैं आ रहा हूँ। ये क्लास अभी बस बंद करके आ रहा हूँ मैं, 1-2 मिनट में क्लास बंद करके मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट गॉड ब्लेस यू, 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 गॉड ब्लेस यू। तो ये थे आपके बड़े भैया, दीदी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि दीदी कोई नहीं थी, भैया ही भैया थे सारे, ठीक है। और ये बड़े भैया यार जीवन में फोड़ करके आए हैं, है ना। और एक इतना अच्छा, इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम अगर कोई दे करके आया है ना भाई, ठीक है, तो यार इज्जत तो बनती है उसकी यार, है ना। पूरी पूरी इज्जत बनती है, पार्टी बनती है। और अब ये जाएंगे, जीवन भर इनके ऊपर टैग लगा रहेगा IITian का, जो कि अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस टैग है। क्योंकि इस IITian टैग के साथ अगर आप किसी और कॉलेज में जाते हो या किसी कंपनी में जाते हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और पता होता है कि यार ये IITian है, तो एक रौला अलग होता है भाई, है ना। क्योंकि पता है कि यार फोड़ा था इस बच्चे ने अपने टाइम पे, और अभी भी ये इंटेलिजेंट तो डेफिनेटली होगा ही होगा, मतलब दिमाग तो इसका होगा ही होगा, ये ऐसा मान करके चलते हैं। और ये सोसाइटी ऐसी ही है भाई, सोसाइटी चलती है परसेप्शन पे। आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते? सोसाइटी चलती है हमेशा परसेप्शन पे। तो परसेप्शन IIT को लेकर के ना अलग लेवल है, ठीक है। तो आप में से भी जो बच्चा IIT देगा आगे जाकर के, उनको मोटिवेट करने के लिए हम इनको लेकर के आए। और जरूरी नहीं कि कोई IIT ले, नीट में भी अगर आपको जाना हो या जीवन में कुछ भी करना हो, मैंने जनरल बातें करी देखो इनसे कि 10 बोर्ड में क्या नंबर आए, डिस्ट्रैक्शन कैसे ओवरकम करते हो, ठीक है ना। और ये अपने अपने कुछ कुछ चीजें शेयर करके गए आपके साथ। किसी ने भी ये नहीं बताया कि जेई में कितने मार्क्स का पेपर आता है, मैथ्स में कितना स्कोर करना है, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, किसी ने नहीं बोला। कोई टेक्निकल बातें करके नहीं गया आपके सामने, जनरल बातें करके गए। तो जनरल बातें ही हैं जो कि आपको आगे लेकर के जाएंगी, ठीक है ना। जनरल चीजें ही आपको इंप्रूव करनी है अपने जीवन में, जो आपको आगे लेकर के जाएंगे। बात समझ में आई ना? चलो बहुत बढ़िया, हम वापस लौटते हैं अपनी चीजों पर। मजाक कर रहा था, क्लास व्लास नहीं छूटने वाला है, बताऊं अभी तुम्हें, ठीक है। आ जाओ। हाँ, एनडीए भी यार, एनडीए भी डेफिनेटली, नीट, जेई, एनडीए, CDS, FCAT, ये जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स हो गए सारे के सारे भाई, जिस भी अच्छे प्रेस्टिजियस एग्जाम को आप फोड़ लोगे ना अच्छी तैयारी के बाद, CA भी हो सकता है वो, UPSC भी हो सकता है वो, ठीक है ना, SSC भी हो सकता है, जिस भी अच्छे एग्जाम को आप फोड़ लोगे ना, एक रुतबा, एक इज्जत आपकी बनी ही रहेगी डेफिनेटली, और पैसा आता ही रहेगा अगर थोड़ा ये भी यूज कर रहे हो तो, ठीक है। तो ठीक, बढ़िया। मैंने भी जेई की तैयारी करी थी यार, तो मेरा IIT में तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ AIEEE के थ्रू मेरा एडमिशन हो गया था। IIT जेई के थ्रू नहीं हुआ था। जैसे ये सब समझ लो IIT जेई वाले इक्विवेलेंट थे। तो मैं इससे जो एक नीचे वाला एग्जाम होता था AIEEE, उसके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था, ठीक है ना, बीटेक में। चलिए, तो हम यहां पर पहुंचे हुए थे और यहां पर मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि यार पोटेंशियल किसको कहते हैं। सुनिएगा और समझिएगा कि पोटेंशियल किसको कहते हैं। पोटेंशियल कहा जाता है कि जब आप वर्क डन कर रहे हो यूनिट चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम के चार्ज पर आपने कितना वर्क डन किया है, उसी का नाम पोटेंशियल है, उसी का नाम पोटेंशियल। और बाकी ये टेक्निकल भाषा लिखी हुई है कि इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, बहुत दूर से लेकर के आ रहे हैं, वो सही है सब, ठीक है ना। वो तो आप याद करने के लिए याद कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये ज्यादा अच्छे से समझ में आती है आपको 12th क्लास के अंदर, 10th में नहीं। 10th में सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है ये वाली NCERT के अंदर, तो आपको याद करनी होती है, बस इतना है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ पाए ना बात को कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर उसको इन्फिनिटी से लेके आने में, ठीक है ना। उसी को पोटेंशियल बुलाते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये मैं हूं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ, मैंने आपके लिए फॉर्मूला पहले से लिख रखा है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? करंट का पापा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, या फिर मम्मी भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, मां भी कह सकते हो आप करंट की, जिसका नाम है वोल्टेज, जिसका नाम है वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को V, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। एक ही बात है ये, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, PD शॉर्ट में लिखा हुआ है, PD फुल फॉर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, सुनिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। अब ये समझते हैं, ओ चैट तो बंद थी बे, हाँ चैट कैसे खुली है, हट पे चैट तो बंद है। अब चैट बंद करके ध्यान से सुनो कि असल में वायर में चार्ज चलता कैसे है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते कैसे हैं। अभी तो आपको यह समझ में आया कि भाई वायर है, वो मां है, वो सबको चला के रखी हुई है ना। जैसे घर की मां जो है,
जो घर में माँ होती है ना, वो पूरे घर की ही माँ होती है एक्चुअली में, वो सबको चला के रखती है, ये ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इधर कर ले, उधर कर ले, ऊपर नीचे, ये वो पूरा पूरे में वो घूमती रहती है और काम अपना खुद भी करती है, दूसरों से भी करवाती है। बात सही है ना? ठीक है, तो ऐसा ही बैटरी क्या कर रही है, आओ इसको समझते हैं। ठीक है ना, बैटरी क्या कर रही है उसको समझते हैं। देखो बैटरी आपने लगा दी वायर में, ये वायर अटैच है, देखो ये वायर है पूरी, ये पूरी वायर है, ये वायर के साथ आपने क्या अटैच कर दी, बैटरी अटैच कर दी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको कहते हैं हाइयर पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा? हाइयर पोटेंशियल। और ये जो नेगेटिव वाली साइड होती है इसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको? लोअर पोटेंशियल। डन? डन? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक बात आपको पुरानी भी याद करवाता हूं, मैं यादों की बारात भी दूंगा, जो हमने लेक्चर 1 में और 2 में पढ़ा था, वो भी मैं आपके सामने बात करता हूं। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मैंने एक बैटरी जोड़ दी वायर में, ठीक है ना, वायर के साथ एक बैटरी को जोड़ दिया। ये एक अप्लायंस है, मान लो ट्यूबलाइट है, ये जो गोल सा सिलेंडर सा बना हुआ है, इमेजिन करो ये ट्यूबलाइट है। ठीक है, तो ट्यूबलाइट मैंने बैटरी से जोड़ दी, जलेगी? अरे जलेगी, बताओ रोशनी देगी नहीं देगी? हां देगी, रोशनी देगी। ठीक है ना, अब करंट कैसे चल रहा है? लेकिन करंट कैसे चला? देखो करंट मिलके बना हुआ इलेक्ट्रॉन से, हां या ना? करंट मिलके बना हुआ किससे? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? बोले, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, है ना? तो यहां पर जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड, वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हां या ना? ऐसा ही है ना, सब जगह इलेक्ट्रॉन है। कितने? करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों इलेक्ट्रॉन है। एक दो थोड़ी ना है, 6 थोड़ी ना है कि 3 यहां 3 यहां, बस 6 के इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 अरब करोड़। अरब के आगे भी करोड़ लगा दिया मैंने, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोलो हां या ना? बोलो होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना? तो ये जो बैटरी का नेगेटिव वाला साइड होता है ना, मैंने क्या बोला था? नेगेटिव वाली प्लेट यूज किया था मैंने वर्ड। ये जो नेगेटिव वाली प्लेट होती है ना, जो कि लोअर पोटेंशियल पर होती है, जिसको लोअर पोटेंशियल भी कहते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को मारती है धक्का। क्यों? रिपल्शन, माइनस माइनस का रिपेल होना। बोलो होगा या नहीं होगा? बोलो माइनस माइनस रिपेल करेंगे नहीं करेंगे? हां सर करेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाती है, ऐसे 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 ऐसे। और इधर है पॉजिटिव साइड। जब इधर से धक्का लगना शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन घिसड़ना शुरू हुआ। ध्यान से समझना, जब इलेक्ट्रॉन को धक्का लगना शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है पता है? ये इसको बोलते हैं घिसड़ घिसड़ के चलना, ड्रिफ्ट करते हुए चलना, रगड़ रगड़ के चलना। क्यों? जगह ही नहीं है चलने की। दूसरे भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, उनसे भी टकराता है। एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, उनसे भी टक्कर होती है। तो इतना इजी फ्लो नहीं होता, रगड़ रगड़ के घिसड़ घिसड़ के आगे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन। और पूरी वायर में ऐसा ही होता है। एक तरफ से बैटरी तमाचे लगाती है, एक तरफ से बैटरी लात घुसे चलाती है, एक तरफ से बैटरी धक्के मारती है और दूसरी तरफ से पकड़ लेती है। देखो दूसरी तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना? दूसरी तरफ क्या है? पॉजिटिव प्लेट है, हाइयर पोटेंशियल है। तो यहां से अट्रैक्शन मिलती है, यहां से क्या मिलती है? अट्रैक्शन मिलती है। और यह पूरा फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का बनना शुरू हो जाता है। फील आई? फील आई? अब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन से कैसे करंट का फ्लो बनता है? अरे बैटरी बनाती है, बैटरी बनाती है। बैटरी एक साइड से मारती है जोर जोर से धक्के इलेक्ट्रॉन्स पे, और दूसरी साइड से उनको पकड़ लेती है। एक तरफ से धक्का मारा, दूसरी साइड से पकड़ लिया, एक तरफ से धक्का मारा, दूसरी साइड से पकड़ लिया, एक तरफ से धक्का मारा, दूसरी साइड से पकड़ लिया, एक तरफ से धक्का मारा, दूसरी साइड से पकड़ लिया, एक तरफ से धक्का मारा, दूसरी साइड। ये करंट का फ्लो बन गया नहीं बन गया? मुझे बताओ। आ गई ना फील? हो गया आरडीएक्स फील? दे दी पिक डिटेलिंग? ये कहानी है, ये असली कहानी है, ये अंदर की कहानी है, ये अंदर की बात है कि बैटरी का जो नेगेटिव वाला साइड है वो मारता है धक्के इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव वाला साइड पकड़ लेता है, और इससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू तो करंट शुरू। आया समझ में? अब आपके 2 सवाल होंगे। मैं ऑलरेडी जानता हूं कि क्या सवाल मन में आ सकते हैं। इतना मैं कैपेबल हूं, इतना एक्सपीरियंस मुझे है कि मैं चैट बंद करके भी बता सकता हूं, बिना चैट पढ़े भी, कि आपके मन में क्या सवाल हो सकता है।
पहला सवाल आपके मन में यह आएगा कि इलेक्ट्रॉन जब इसने कैच किया तो वो कहां गया? ये तो कैच ही करे जाएगा, कैचिंग 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 हो जाएगी, है ना? ये तो कैच ही करता जाएगा। तो कैच करता 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 यहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, यहां तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा लग जाएगा, यहां तो क्लासरूम बन जाएगा पूरा, यहां तो इलेक्ट्रॉन्स का सैलाब आ जाएगा, है ना? यहां तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है क्या आपने कभी ऐसा होता देखा है कि किसी बैटरी में के पॉजिटिव साइड पर बहुत सारे जो मास है वो इकट्ठा हो गया? नहीं होता ऐसा भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन यहां से खाली होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये वायर पतली हो जाएगी, ये वायर मोटी हो जाएगी। तो ऐसा होता है क्या कि एक साइड से वायर पतली हो जाए, एक साइड से वायर मोटी हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, है ना? तो असल में होता क्या है फिर? एक्चुअल चीज क्या है, रियल बात क्या है, असली सच्चाई क्या है? पीक डिटेलिंग बाय आरडीएक्स क्या है सर? पीक डिटेलिंग बाय आरडीएक्स ये है कि असल में ये बैटरी कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को पी जाने के लिए, पी जाती है इलेक्ट्रॉन को, ये कंज्यूम कर लेती है इलेक्ट्रॉन को। सर कंज्यूम करने का क्या मतलब होता है? कंज्यूम करने का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन होना, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। सुनील भैया ने आपको ये चीज पढ़ाई भी होगी कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इसको रिडक्शन बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यही कहानी हो रही है यहां पर, पॉजिटिव वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन होना इज कॉल्ड रिडक्शन। और फिर क्या होता है पता है? एक इलेक्ट्रॉन यहां से पिया ना, केमिकल रिएक्शन हुआ, जो प्रोडक्ट निकलते हैं, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट निकलते हैं ना, अरे इधर रिएक्टेंट होते हैं, इतनी केमिस्ट्री तो मुझे भी आती है, इतने रिएक्टेंट होते हैं, इधर प्रोडक्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, प्रोडक्ट्स में भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आके खड़ा हो जाता है, जिसको फिर लात पड़ती है, फिर घूमना शुरू हो जाता है, फिर ये उसको पी जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, यहां के खड़ा होता है, फिर लात पड़ जाती है, फिर ये उसको पी जाता है, फिर केमिकल रिएक्शन होता है, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट में फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फिर उसको लात पड़ेगी, वो घूम के वापस यहां इकट्ठा हो जाएगा, ये फिर पी जाएगा, फिर रिएक्शन होगा, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फिर इलेक्ट्रॉन पर लात पड़ेगी, वो फिर घूम करके आ जाएगा। इस तरीके से काम होता है। तो पहला सवाल का जवाब मिल गया ना, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं होते, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा, अरे बोलो, नहीं होते। मैंने हटा दिया, यहां कोई इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं है, ठीक है? यह सवाल का जवाब समझ में आया कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं होता। यह पीती है, पीछे से निकाल देती है, पीती है, पीछे से निकाल देती है, पीती है, पीछे। यह बैटरी का काम है। बैटरी पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रॉन को पिएगी, कंज्यूम करेगी और पीछे से निकाल देगी, फ्री कर देगी इलेक्ट्रॉन को। समझ गए ना? आपके पहले सवाल का जवाब मैंने आपको बिना चैट ऑन करे ही दे दिया, यानी मुझे पता है कि सवाल पहला क्या था। अब मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। सर आपको कैसे पता? हमारे मन में, अरे पता है यार, जानता हूं, एक्सपीरियंस कहते हैं इसको, एक्सपीरियंस, 12 इयर्स, सबर रखो। दूसरा सवाल आपके मन में यह आएगा कि सर बैटरी खत्म कैसे हो जाती है फिर? ये तो पिए जाए निकाले जाए, 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 पिए जाए निकाले जाए। ये खत्म कब होती है फिर? ये खत्म क्यों होती है फिर? ये तो चलता रहना चाहिए हमेशा के लिए। सवाल नंबर 2 मन में आ सकता है कि सर ये तो पिए जा रही है और निकाले जा रही है, पिए जा रही है, निकाले जा रही है, घूमे जा रहा है, तो करंट तो आजीवन चलता रहेगा। आंसर है नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आप बैटरी लेकर के आओ, घड़ी में लगाओ, 1 महीने बाद घड़ी रुक जाती है, फिर आप दूसरा लेकर के आते हो, सेल वो लगाते हो उसके अंदर। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपकी फोन की बैटरी रोज लगाते हो उसको चार्जर पर, ठीक है ना, रोज खत्म हो जाती है वो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक बैटरी भी खत्म होती है। सर खत्म क्यों होती है? खत्म इसलिए होती है बेटा, क्योंकि बैटरी के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब सारे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितना भी केमिकल अंदर था, बैटरी कंटेन्स केमिकल एनर्जी। बात को समझना ध्यान से, बैटरी कंटेन्स केमिकल एनर्जी, यानी अंदर केमिकल रिएक्शन चलते हैं, यानी अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस चलते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन लगातार चलता है, और इस लगातार चलने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अब प्रोडक्ट में रिएक्टेंट वापस तो नहीं आ सकते कि प्रोडक्ट उठा के वापस, इसका तो कोई अपने पास सिंपल बैटरी में तो ये मेथड है नहीं अपने पास कोई। तो जब सारे के सारे रिएक्टेंट
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बैटरी डेड हो जाती है। कहते हैं बैटरी डेड हो गई है, बोलते हैं ना बैटरी इज नाउ डेड, निकालो फेंको दूसरी लगाओ। जाते हैं दूसरा बाजार से खट पत्ता ले गया है बैटरी का, लगाया दोबारा चालू फिर से वही खेल चालू। आया समझ में? ठीक है ना। तो ये दो सवाल बच्चे के मन में आते हैं। पहला कि सर यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठा क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि बेटा ये पी जाती है, केमिकल रिएक्शन अंदर होता है, पीछे से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। अब ये बातें किसी किताब में नहीं लिखी, ये बातें कोई टीचर भी नहीं बताने से डरता है, क्योंकि इतनी डीप में लेके जाएगा तो खुद की कंसंट्रेशन खो जाती है भाई टीचर की। तो टीचर खुद फोकस नहीं रह पाता मैं आपको सच बताऊं तो टीचर खुद नहीं फोकस रह पाता। मेरे को खुद अपना दिमाग कई बार वापस सेंटर में लाना पड़ता है, ये प्रैक्टिस है मुझे, क्योंकि इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो मुझे बार बार सेंटर में, टीचर छेड़ते ही नहीं इस बात को, ऊपर से छू के निकल जाते हैं। सच बता रहा हूं आपको मैं, आप देख लेना यूट्यूब पे कहीं ना कहीं, मेरे को देखोगे अगर यूट्यूब पर तो मैंने तो बताया है और हमेशा बताया और ऐसे ही बताया, और 12th में भी ऐसे ही बताता हूं। 12वीं में भी मुझसे पढ़ते हैं बच्चे हजारों, जैसे 10वीं में पढ़ते हैं। तो 12th में 3 साल से परिश्रम, ये सब परिश्रम वाले ही तो थे, परिश्रम बैच से पढ़े हुए हैं ये लास्ट में। अभी बाहर मुझे मिले थे तो काफी बातें हुई हैं कि सर आपने ऐसी डेरिवेशन कराई। इनमें से बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल से पढ़े हैं, क्योंकि चैनल पर मैंने 1 शॉट्स बनाए थे तो 1 शॉट्स में रिवीजन हो गया काफी बच्चों का। तो बात यह कि ऐसी पीक डिटेलिंग में टीचर जाने से डरता है भाई। बच्चे को तो ले जाना डुबाना वाली बात है, तैरा नहीं पाएगा। तो टीचर तो वही है ना कि जो गहराई में लेके भी जाए और फिर वापस भी लेकर के आ जाए। तो मैं ये मानता हूं कि मैं आपको गहराई में जरूर उतारूंगा और मेरे साथ पढ़ोगे तो पीक डिटेलिंग तो मिलेगी, ये बात तो पक्की है ना। और फिर मैं आपको वापस भी उठा के लाऊंगा, डूबने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तैरा दूंगा, डुबाऊंगा नहीं, उस पार लगा दूंगा, डुबाऊंगा नहीं, ये बात पक्की है, ठीक है। तो खैर अभी आपने देख ही लिया प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमने निकाले हैं 10th में बना करके, और फिर वो 11th 12th के बाद भी आज मुझे याद करते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि वो मेरी क्लास में आए ये सारे बच्चे, ठीक है ना। बाहर भी मुझे मिले तो सारे बहुत प्यार से मिले, फोटोज वोटोज खिंचाई हमने। अभी मैं पिज्जा भी खाने जा रहा हूँ जल्दी से क्लास खत्म करके, एक कोई तरीका है क्या यार, इधर आओ। तो 2 सवाल समझ में आए। एक तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कभी इकट्ठा नहीं होगा, पी जाएगी, पी के रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और सारे प्रोडक्ट जब हो जाएंगे तो बैटरी डेड हो जाती है। नाउ बैटरी इज डेड, दूसरी बैटरी लगाओ, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने ये चीज तो पढ़ी है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट कैसे घूम रहा है? कमेंट सेक्शन में आंसर। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं तो करंट कैसे घूम रहा है? आंसर यस 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 यस, शाबाश शाबाश, यस। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं बेटा तो सही सीधी बात है कि करंट तो उल्टा ही चलेगा ना। ये करंट की डायरेक्शन होगी, समझ में आया? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये होगी करंट की डायरेक्शन, ये होगी करंट की डायरेक्शन, ये होगी करंट की डायरेक्शन, ये होगी करंट की डायरेक्शन। आया कि नहीं आया समझ में? ये बात याद है ना कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो करता है तो करंट उससे उल्टा फ्लो करता है। ये बात याद आई कि नहीं आई? यस बिल्कुल, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला कैसे बना है। असल में वोल्टेज वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज कैसे बना? इसलिए बना क्योंकि कितना काम किया जा रहा है बैटरी के द्वारा चार्ज पे। कितना काम कर रही है बैटरी किस पे? चार्ज पे। अच्छा एक बात बता, मान ले 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज है, उस पर 1 जूल का काम किया तो कितना वोल्ट बना? तो कितना वोल्ट बना? 1 कूलम के चार्ज पे 1 जूल का काम किया तो कितना वोल्टेज बना? शाबाश, वेरी गुड, 1 वोल्ट बना, वेरी गुड, 1 वोल्ट बना। अच्छा अब मैं तुझसे कहता हूं, मान ले कि 2 जूल का काम किया होता तो 1 कूलम के चार्ज पे कितना वोल्ट बनता? कितना वोल्ट बनता? 1 जूल का काम 1 कूलम के चार्ज पे किया तो 1 वोल्ट बना। 2 जूल का काम 1 कूलम के चार्ज पे किया होता तो शाबाश, बहुत बढ़िया, 2 वोल्ट बनता, 2 वोल्ट बनता। तो आपको पता है आपके घर में जो वोल्टेज आती है, जो ये हाई वोल्टेज आती है, जो लिखा होता है सिग्नल है ना, ये आती है 220 वोल्ट। तो क्या कहते हो 1 कूलम के चार्ज पर कितने जोर का धक्का पड़ता होगा? 1 कूलम के चार्ज पे कितने जोर का धक्का पड़ता होगा? आपके घर में 220 वोल्ट आती है, आपको पता है? आपके घर में 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है, सरकारी वोल्टेज है ये सरकारी वोल्टेज है, सरकार ने बता रखा है कि 220 वोल्ट की वोल्टेज देनी है आपको।
तो कितने जूल का धक्का पड़ेगा? 220 जूल का धक्का पड़ेगा। और मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या जितने जोर से धक्का लगेगा उतना ही तेज करंट निकलेगा, हां या ना? जितने जोर का धक्का लगेगा क्या उतना ही ज्यादा करंट निकलेगा, हां या ना? बस इसी को तो ओम्स लॉ कहते हैं, इसी का नाम तो ओम्स लॉ है। ये देख, इसी को तो ओम्स लॉ कहते हैं, इसी का तो नाम ओम्स लॉ है। देख, बाकी फॉर्मूला अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट सुन लो। कॉन्सेप्ट ये है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिख रहा है ये वर्ड दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि वोल्टेज और करंट आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, है ना? वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट ऑलवेज, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट ऑलवेज, है ना? समझ पा रहे हो बात को? वोल्टेज हमेशा करंट के क्या है? प्रोपोर्शनल है। ये देखो करंट निकल रहा है, वोल्टेज धक्का मार रही है, देख रहे हो? धक्का देखो, है ना? ये रेजिस्टेंस का क्या खेल है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रेजिस्टेंस का क्या खेल है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस आप ये देखो कि जब ज्यादा वोल्टेज हो जाएगी तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा। देखो बहुत अच्छे से बता रखा है इसके अंदर, फिर से चलाता हूं मैं। देखो, एक वोल्टेज है तो एक चार्ज को धक्का दिया, 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 ठीक है? करंट जा रहा है। दो वोल्टेज हो गई, डबल वोल्टेज हो गई। डबल वोल्टेज में देखो करंट और तेजी से धक्का दिया जा रहा है, करंट तेज हो गया। दिखा कि नहीं दिखा? काफी आज के लिए, काफी है भैया, काफी है आज के लिए, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। और होमवर्क आप लोगों का बेटा यही है कि जो आज पढ़ाया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको आज वोल्टेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बताया, और मैंने आपको एक पोटेंशियल नाम का टॉपिक करवाया है, ठीक है ना, जो कि सिर्फ याद करने वाला है, जस्ट टू मेमोराइज, ठीक है ना? जस्ट मेमोराइज है ये, ठीक है? और इसके अलावा ओम्स लॉ की डेफिनेशन, ठीक है? बस इतना कर लेना, बहुत है आज के लिए। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना? कैसा लगा आज का लेक्चर? मजा आया? कैसा लगा? जल्दी से बताओ। हाँ, कैसा लगा आज का लेक्चर? क्लैरिटी कैसी लगी? हाँ, मस्त, चलो सही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और पीक डिटेलिंग बाय आरडीएक्स कंटिन्यू रहेगी, ठीक? थैंक यू सो मच, है ना? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।